शुभ संध्या सभी को। हम सभी जानते हैं आईएफपीएच एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि विश्व स्तर पर होम्योपैथिक चिकित्सा को एक साथ लाने का उद्देश्य रखता है। हमारे पास आज के वेबिनार के मेहमान के वक्ता के रूप में हैं डॉक्टर सुब्रनिल साहा। डॉक्टर सुब्रनिल साहा एक प्रतिष्ठित होम्योपैथिक चिकित्सक और शोधकर्ता हैं। वे वर्तमान में जीएन दे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पश्चिम बंगाल सरकार में व्याख्याता के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहा के शोध के क्षेत्रों में होम्योपैथी में नैदानिक परीक्षण, बेसिन संख्याई पैमाने विकास और मान्यकरण शामिल हैं। उन्होंने अब तक 120 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, जिनमें से 52 पम्बेड इंडेक्स्ड हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सर। ओवर टू यू। आज का टॉपिक है यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन होम्योपैथी एंड होम्योपैथी रिसर्च। तो आई थिंक स्लाइड्स आर मूविंग। स्लाइड मूव कर रहा है। तुम बोलते नहीं। हो रहा है, मूव कर रहा है। यस सर, मूव कर रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए नया नहीं है। पिछले साल भी सहानी सर कई बार मुझे ये प्लेटफॉर्म दिए हैं। शायद मेरा 4-5 लेक्चर रह चुका है इसमें। तो इस बार का टॉपिक बिल्कुल ही अलग है। यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम लोग इसको एआई कहते हैं इन होम्योपैथी। ये एक अपकमिंग फील्ड है। होम्योपैथिक एडुकेशन, रिसर्च और प्रैक्टिस तीनों में इसका इस्तेमाल धीरे 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 बढ़ रहा है। तो आज का टॉपिक यही है कि हम लोग इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन होम्योपैथी में। तो आज का जो पूरा प्रेजेंटेशन है इसको मैंने कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज व्हाट इज एआई, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इसका इंटीग्रेशन होम्योपैथी में कैसे हो सकता है। नेक्स्ट इज हाउ एआई इज बीइंग यूज्ड इन होम्योपैथी रिसर्च। मेरा जो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का डीएन द होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स। तो इसमें हम लोग अभी एआई को लेके हम लोग कौन कौन सा कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं होम्योपैथी को लेके, होम्योपैथी में एआई को इंटीग्रेट करके। नेक्स्ट इज इसके ये जो प्रोजेक्ट है हमारे मेरे इंस्टीट्यूशन के बाहर भी और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एआई का हम लोग यूज कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं। उसमें भी हम लोग थोड़ा अलग बात करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट आर सम अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, क्या क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं जिसमें हम लोग एआई का यूज करेंगे। और फाइनली व्हाट आर द टेक होम मैसेजेस। तो मेरा प्रेजेंटेशन जो है ये ऐसे पूरा ये 5 पॉइंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज होम्योपैथी में हम लोग अगर एआई का व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इज नथिंग बट ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस जहाँ पे मशीन को ट्रेन किया जाता है कि ताकि वो ह्यूमन ब्रेन की तरह सोच सके। So that's why the intelligence is of artificial, kind of artificial, not human intelligence. But the thing is that ये जो intelligence है ये artificially programmed intelligence है। That means कंप्यूटर को कुछ प्रोग्रामिंग के द्वारा ऐसे ट्रेन किया जाता है ताकि वो प्रेडिक्ट कर पाए। जैसे ह्यूमन ब्रेन प्रेडिक्ट करता है उसी तरह कंप्यूटर भी प्रेडिक्ट करेगा वेदर। उसके बाद हम लोग मैच करते हैं कि वेदर ह्यूमन प्रेडिक्शंस एंड कंप्यूटर प्रेडिक्शंस आर मैचिंग और नॉट। दैट्स इट। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एआई। तो होम्योपैथी में जैसे होम्योपैथी को हम लोग पता है कि ये एक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है। तो इसमें अर्ली डायग्नोसिस का एक जगह है और हम लोग इसका ट्रीटमेंट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आउटकम को। जो हमारे पास ट्रीटमेंट का डेटा है उसको कैसे हम लोग इस्तेमाल करके उसको और भी रिप्रेजेंटेशन कर पाए बेहतर तरीके से। और जिसके बारे में मैं बात कर रहा था प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, जैसे ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर का ब्रेन, क्या ये दोनों एक ही चीज सोच रहा है एंड हाउ फॉर दिस इज मैचिंग, दिस इज कॉल्ड प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। तो ये सारे चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और होम्योपैथी में जुड़ा हुआ है। मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बात है कि उसको कहा जाता है दिस इज अ काइंड ऑफ मशीन लर्निंग। जैसे मैंने पहले भी कहा
कि computers are trained in such a way that they can think like human brains. So machines are learning and machines are predicting instead of human brain. तो ये जो मशीन लर्निंग प्रोसेस है इसका दो टाइप है, वन इज सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अदर इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो जो सुपरवाइज, मैं इसको और भी एक्सप्लेन करूंगा। जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है इसमें कई तरीके का प्रोग्रामिंग है, जैसे क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन है। रिग्रेशन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। और एक है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जिसमें क्लस्टरिंग और डायमेंशनलिटी ये सब टेस्ट किया जाता है। अगर थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए, देखिए एक सुपरवाइज्ड लर्निंग में एक लेबल डेटा सेट को कंप्यूटर को सिखाया जाता है कि देखो इसमें ये है एलिफेंट, ये है कैमल, ये है काऊ। फिर एक अलग डेटा सेट दिया जाता है कंप्यूटर को, फिर कंप्यूटर उसमें से प्रेडिक्ट करता है कि चलो मैंने जो सीखा था कि दिस शेपेड एनिमल इज कॉल्ड एलिफेंट, दिस if the animal has this type of shape then it is camel, and if this has this type of shape then it is cow। चलो एक नया डेटा सेट आ गया, तो उसमें हम लोग उसको मिलाएंगे, मिला के कहेंगे क्या चलो ये है एलिफेंट, ये है कैमल, ये है काउ। दिस इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग। दैट मीन्स पहले से एक लेवल डेटा सेट को फीड किया जाता है और उसको रेफरेंस फ्रेमवर्क करके कंप्यूटर प्रेडिक्ट करता है कि न्यू डेटा सेट में कौन सा कैमल है, कौन सा एलिफेंट है, कौन सा काउ है। दिस इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। और मैं थोड़ा बैक में जाऊंगा। सुपरवाइज्ड लर्निंग में कई सारे प्रोसीड्योर्स है, एक है क्लासिफिकेशन, एक है रिग्रेशन। इसका भी यूज हम लोग कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। रॉ डेटा, देखिए इसमें कोई लेबल नहीं है कि कौन सा एलिफेंट है, कौन सा कैमल है, कौन सा काउ है। हम लोग अगर प्रीवियस स्लाइड में देखे तो इसमें देखिए लेबल दिया हुआ था, ये काउ, ये एलिफेंट, ये कैमल, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में कोई लेबल्ड नहीं है, डेटा सेट लेबल्ड नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली कंप्यूटर में ऐसा प्रोग्रामिंग किया जाता है ताकि कंप्यूटर प्रेडिक्ट कर पाए कि अगर दिस टाइप का अगर एनिमल मिले तो दिस इज एलिफेंट, इस शेप का अगर रहे तो दिस इज कैमल, दिस टाइप का अगर रहे तो दिस इज काउ। तो दिस इज समथिंग, some bit of complexity is there. Still these are the two basic types of machine learning procedures. अब होम्योपैथी में अगर एआई को हम लोग इंटीग्रेट करना चाहे तो उसका कई सारे लेवल्स है जहाँ पे हम लोग ये इंटीग्रेशन कर पाएंगे। फर्स्ट इज रेमेडी सिलेक्शन। रेमेडी सिलेक्शन का हम लोगों के पास जितने भी टूल्स है, चाहे वो रेपर्टरी हो, मेट्रियामेडी का हो या फिर ऑर्गेनो मेडिसिन हो, उसमें हम लोग एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्रग इंटरेक्शन प्रेडिक्शन। कोई भी डिजीज में अपने एक दवाई प्रिस्क्रिप्शन कर दिया, उसके बाद क्या रिजल्टेंट आ रहा है, उसका जो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग है वो हम लोग एआई यूज करके कर सकते हैं। इसका भी यूज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज रेपर्टराइजेशन एनहांसमेंट। दैट मीन्स हमारा जो रेपर्टरी का जो कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो ग्रेडेशन हो या एक रूब्रिक के अंदर जितने भी मेडिसिन का अरेंजमेंट हो, ये जो पूरा अरेंजमेंट है बुक का, इसमें हम लोग एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि एआई इज, ये जो मैंने दिखा ना मशीन लर्निंग प्रोसीड्यूर्स, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, ऑल दीज आर अप्लाइड टू बिग डेटा सेट। आपके हाथ अगर 10 डेटा है, 20 डेटा है, 30 डेटा है, तो उसके दैट इज नॉट यूज्ड फॉर एआई। एआई मीन्स एआई डील्स विथ लार्ज डेटा सेट। दैट मीन्स 500, 5000, 50,000, 1 लाख, 1 करोड़। हाउ आपका डेटाबेस जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा होगा, जस्ट लाइक आवर रेपर्टरी, उसमें एआई का यूज उतना बेहतरीन होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 4, रिसर्च एंड एविडेंस सिंथेसिस। मैं ये बताने वाला हूँ, इस पार्ट में हम लोग धीरे धीरे फोकस करेंगे। फाइनली इज पेशेंट एंगेजमेंट एंड एडुकेशन। इसमें भी एआई का यूज हो सकता है, कोई हम लोग पेशेंट का ट्रेनिंग वीडियो ये सब बना सकते हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ माई प्रेजेंटेशन, दैट रिसर्च इनिशिएटिव्स फ्रॉम डीएनडे, फ्रॉम माई इंस्टीट्यूशन यूजिंग सम एआई टेक्निक्स। 3 प्रोजेक्ट हम लोग ले चुके हैं ऑलरेडी, अपटेक कर चुके हैं ऑलरेडी। ये 3 प्रोजेक्ट कंक्लूड भी हो गया है। हम लोग पेपर धीरे धीरे पब्लिश करने के प्रोसेस में है, जर्नल में रिव्यू होगा, फिर पब्लिश भी होगा, आ जाएगा सामने पब्लिक डोमेन में। तो फर्स्ट थिंग इज हम लोगों ने
होम्योपैथिक जो पोटेंसी, जो ससेप्टिबिलिटी का जो कंसेप्ट है, कि स्टुअर्ट क्लॉज का जो कहना था कि अगर ससेप्टिबिलिटी इज हाई गिव हाई पोटेंसी, इफ ससेप्टिबिलिटी इज लो गिव लो पोटेंसी. नाउ हाउ टू असेस the susceptibility, whether it is high or it is low, then only we can prescribe na low potency or high potency. Until now it is only intuition based, कि चलो आफ्टर केस टेकिंग मुझे समझ में आ गया दिस पेशेंट इज of high potency, high susceptibility, give him a high potency remedy. Or this patient is low susceptibility, so give him low potency remedies. But this project was aimed at standardizing or fixing this arbitrary things. कि हम लोग ससेप्टिबिलिटी जब कंसिडर करते हैं और ऐसा टैगिंग करते हैं कि हाई ससेप्टिबिलिटी, लो ससेप्टिबिलिटी, व्हाट आर द थिंग्स दैट कम इन माइंड, हमारे दिमाग में कौन क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, ससेप्टिबिलिटी डिटरमाइनिंग फैक्टर्स. लिटरेचर में कुछ कुछ है, लेकिन उसका कोई स्टैंडर्ड टूल नहीं है. आपका ससेप्टिबिलिटी असेसमेंट का रिजल्ट अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, और सर का अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए. इन स्पाइट ऑफ सब्जेक्टिविटी देयर शुड बी समथिंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट, के अगर 3 फिजिशियन ससेप्टिबिलिटी का असेसमेंट करें तो तीनों का असेसमेंट ही ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए. सेम अगर ना भी हो, एटलीस्ट सिमिलर होना चाहिए. कोई हाई कह रहा है, कोई लो कह रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ये स्टैंडर्डाइज करने के लिए, ये प्रैक्टिस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक ससेप्टिबिलिटी असेसमेंट टूल हम लोगों ने डेवलप करने का कोशिश किया है. नेक्स्ट पार्ट वाज माइजमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स इन होम्योपैथी. हैनीमैन सर कह के गए थे कि देयर आर 3 miasms, 3 chronic miasms. One is SORA, psychosis and syphilis. अब देखिए हर एक प्रोजेक्ट के ब्रैकेट में देखिए नंबर ऑफ पेशेंट स्टडीड लिखा है, n इक्वल्स टू, जैसे प्रोजेक्ट 2 में n इक्वल्स टू 1800. आई वाज टेलिंग अबाउट बिग डेटा. तो देखिए हम लोग जो ये टूल डेवलप कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ सैंपल्स देखिए 1800. इतना पेशेंट देखने के बाद, उस डेटा को वैलिडेट करने के बाद हम लोग ये सामने ला रहे हैं. तो AI डील्स विद बिग डेटा, ये हर वक्त हमारे दिमाग में चलना चाहिए. तो अब ये जो सेकंड प्रोजेक्ट है, इसमें हम लोग देखना चाहते थे कि हैनीमैन सर का जो प्रेडिक्शन था कि chronic miasms can be divided into 3, SORA, syphilis and psychosis, whether AI is also predicting the same. कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही तो काम है प्रेडिक्ट करना. कंप्यूटर का जो खुद का सोच है, कंप्यूटर का ब्रेन है, वो भी क्या 3 मायज़म प्रेडिक्ट कर रहा है, कर पा रहा है, या उससे ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कैसा हो रहा है. ये था हमारा सेकंड प्रोजेक्ट. थर्ड प्रोजेक्ट वाज आफ्टर इन अ क्रॉनिक डिजीज, आफ्टर अ होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन, what are the probable outcomes. एंड जितने भी आउटकम्स है उसमें होम्योपैथिक एग्रेवेशन, डिजीज एग्रेवेशन और मेडिसिनल एग्रेवेशन, इन तीनों को हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे कर पाएंगे. तो ये जो 3 प्रोजेक्ट था, इन तीनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ था. मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 2 मेन प्रोसीड्योर्स है. वन इज सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनदर इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. तो इसमें हमारा जो प्रोजेक्ट 1 था, तो इसमें हम लोग यूज किए थे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक का. हमारा जो प्रोजेक्ट 2 था, इसमें भी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक का यूज हुआ है. और जो थर्ड वन है, उसमें हम लोग सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक का यूज किए थे. मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये ग्रॉस कॉन्सेप्ट है. हम लोग अगर कोई भी स्केल, कोई क्वेश्चनेयर, कोई भी टूल कुछ अगर डेवलप करना चाहे और उसको वैलिडेट करना चाहते हैं, तो उसमें बेसिकली 3 फेजेस होता है. फर्स्ट फेज में आइटम डेवलपमेंट होता है, सेकेंड फेज में स्केल डेवलपमेंट होता है, थर्ड फेज में स्केल इवेल्युएशन होता है. तो कोई भी स्केल, कोई भी टूल, कोई भी क्वेश्चनेयर जब हमारे सामने आते हैं तो उसमें ये 3 फेजेस होता है. फर्स्ट में उसका क्वेश्चनेयर में क्या क्या आइटम रहेगा,
उसका एक कंसेंसस होता है एक्सपर्ट के बीचों में। उसको हम लोग कई तरीके हैं उसको करने का, कुछ कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। इन डेप्थ इंटरव्यूज होता है, डेल्फी राउंड्स होता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनमें। एक प्रोसेस है फ्री लिस्टिंग, फिर उसके बाद पायलट टेस्टिंग होता है, उसके बाद हम लोग स्केल डेवलप करते हैं। ये तो हो गया आइटम कंसेप्चुअलाइज करते हैं, इसके बाद स्केल डेवलपमेंट करते हैं, और फिर उसका कंस्ट्रक्ट वैलिडेशन और एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस करते हैं। देखिए इसमें येलो हाईलाइटेड है, दैट मीन्स दिस पार्ट इज डील्ड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लास्ट एंड फाइनल फेज इज स्केल इवेल्युएशन। उसमें देखिए कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस CFA, ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक है। उसके साथ टेस्ट्स ऑफ रिलायबिलिटी रन किया जाता है। तो हम लोग अगर कोई भी टूल सामने लाते हैं तो उसको हमें इन 3 फेजों से गुजरना पड़ेगा। फेज 1, फेज 2, फॉलोड बाय फेज 3। फेज 2 में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है, और फेज 3 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है, जैसे ऑलरेडी ये वाला हाईलाइटेड है। और इसमें जो स्टैटिस्टिकल, जैसे हमारा ये 3 प्रोजेक्ट था, एक है ससेप्टिबिलिटी स्केल, दूसरा था एक मायाजम का एक चेकलिस्ट बनाए थे हमने, जिसको स्टैंडर्डाइज भी कर दिया है, और ये है, मैं इसको बाद में डिटेलिंग कर रहा हूँ, पेशेंट रिस्पॉन्स असेसमेंट टूल आफ्टर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इन क्रॉनिक डिजीजेस। इसको हम लोग कहते हैं प्रैटहॉट वर्जन 2। इसका एक पुराना वर्जन था, 2015 में लाए थे हम लोग। उसके 10 साल बाद इसका सेकेंड वर्जन लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, कुछ महीनों में आ जाएगा। तो ये जो 3 प्रोजेक्ट था, इसका जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सेक्शन था, जो जो एनालिसिस यूज हुआ है, ये जो हाईलाइटेड सेक्शंस है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज। जैसे ससेप्टिबिलिटी स्केल, उसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, ये दोनों है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज। फिर मायाजम का जो चेकलिस्ट है, उसमें भी PCA और K मींस क्लस्टरिंग, ये दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज। और ये जो प्रैटहॉट पेशेंट रेस्पॉन्स असेसमेंट टूल आफ्टर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, इसमें भी एक सेक्शन था डिसीजन ट्री एनालिसिस, मैं दिखा रहा हूं आपको। तो इसमें भी AI का यूज हो चुका है, एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट, ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं मिक्स्ड मेथड रिसर्च। मिक्स्ड मेथड मीन्स फर्स्ट देयर आर some qualitative data collection and analysis followed by sequentially followed by quantitative data analysis। देखिए इसका 3 फेज है। फेज 1 आइटम डेवलपमेंट, मैं ऑलरेडी बता के आया आपको। फेज 1 इज आइटम डेवलपमेंट, फेज 2 इज चेकलिस्ट डेवलपमेंट एंड फेज 3 इज चेकलिस्ट इवेल्युएशन। तो ये जो फेज 1 है, ये है क्वालिटेटिव कंपोनेंट, दैट मीन्स यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा गैदरिंग होता है, और इसमें क्वांटिटेटिव डेटा गैदरिंग और उसका एनालिसिस होता है। क्लियर है? फेज 2 और फेज 3 में देखिए, फेज 1 जब क्वालिटेटिव डेटा गैदरिंग हुआ था, तो हम लोग मायाजम के जितने भी टेक्स्ट बुक्स है, चाहे वो हैनीमैन साहब का जो राइटिंग है, J.E. चैलन का क्रॉनिक मायाजम है, फिलिस वाइट का किताब है, रॉबर्ट्स का मायाजम है, तो उनमें से हम लोग 247 को एनलिस्टेड किए थे, जिसमें से सोरिक सिम्टम थे 91, सिफिलिटिक सिम्टम थे 75, साइकोसिस थे 81। उसके बाद हम लोग एक 5 एक्सपर्ट पैनल बनाए थे, 5 एक्सपर्ट लोगों का। उन लोगों से फीडबैक लेके हम लोग 184 सिम्टम्स को शॉर्टलिस्टेड किए थे। दिस वन 184 सिम्टम्स। तो देखिए सिम्टम का जो बल्क है, जो पुल है, वो 247 से कम होके 184 में आ गया। क्यों? यहाँ पे जो एक्सपर्ट है, वो लोग अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करके बोले कि कुछ कुछ सिम्टम को आप लोग हटा दीजिए, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है टू डिमार्केट सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। तो द लिस्ट केम डाउन टू 184। तो उसमें जो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्री लिस्टिंग। तो उसमें से हम लोग एक सैलियंस इंडेक्स करके कैलकुलेशन होता है। तो सैलियंस मीन्स एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कितना है। उनमें से हम लोग देखे कि ये जो 5 एक्सपर्ट थे, उनमें से 138 जो सिम्टम्स है, सोरा का 50, सिफिलिस का 41, साइकोसिस का 47, तो 138 अचीव्ड कंसेंसस। फिर हम लोगों ने उसका फेस वैलिडिटी चेक किया। उसके बाद इसका कंटेंट वैलिडिटी चेक करने के लिए हम लोग कुछ कुछ स्टैटिस्टिकल इंडिसेस है,
जैसे कॉन्ग्रुएंसी परसेंटेज, ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, कंटेंट वैलिडिटी रेशियो, ये सब करने के बाद ग्रेजुअली इट केम डाउन फ्रॉम 138 टू 94 के 90। यहाँ पे देखिए डेल्फी राउंड, एक और एक्सपर्ट पैनल अलग से क्रिएट किया गया था 5 एक्सपर्ट को लेके, मतलब यहाँ पे एक एक्सपर्ट पैनल था शुरू में, यहाँ पे और एक एक्सपर्ट पैनल आ गया, तो ग्रेजुअली द नंबर ऑफ सिम्टम्स केम डाउन टू 94। फिर उसके बाद उसको लेकर हम लोगों ने पायलट टेस्टिंग किए थे, उनमें सिम्टम पुल कम होके हो गया 72, जिसमें से सोरिक सिम्टम थे 23, सिफिलिटिक थे 27 और साइकोसिस थे 22। फाइनली आ गया अब एआई का बात। ये जो सिम्टम्स हम लोग 1800 पेशेंट्स को ये चेकलिस्ट भरवाए थे कि कितने पेशेंट में कौन कौन सा सिम्टम्स प्रेजेंट है, फिर उसको लेके हम लोग एक के मींस क्लस्टरिंग और उसका रिलायबिलिटी एनालिसिस किया। करने के बाद अल्टीमेटली तो ये जो मायाजम का चेकलिस्ट मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगा, तो ये जो चेकलिस्ट का डेवलपमेंट है, तो फर्स्ट फेज 1 वाज क्वालिटेटिव डेटा एंड इट्स एनालिसिस, और जो फेज 2 और फेज 3 इसमें है क्वांटिटेटिव डेटा और उसका एनालिसिस यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स। ये है आपका मायाजम का चेकलिस्ट। इनमें देखिए टोटल 72 सिम्टम्स है। कुछ कुछ सिम्टम्स के ऊपर सिंगल स्टार लगा है, कुछ कुछ के ऊपर डबल स्टार, कुछ कुछ के ऊपर ट्रिपल स्टार। सिंगल स्टार मीन्स सोडिक सिम्टम्स, डबल स्टार मीन्स सिफिलिटिक सिम्टम, ट्रिपल स्टार मीन्स साइकोटिक सिम्टम्स। तो हैनीमैन का तो यही क्लासिफिकेशन था क्रॉनिक मायाजम का। तो हम लोगों ने क्या किया, हर एक पेशेंट को ओपीडी में जो जो लोग क्रॉनिक डिजीज सफरर है, चाहे कोई भी डिजीज हो, उनमें माइasthmatic प्रीडोमिनेंस स्टडी करने के लिए हर एक पेशेंट को लेके हम लोग ये चेकलिस्ट भरवा लिए थे। तो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट थे 1800, 1800। तो 1800 पेशेंट्स क्रॉनिक डिजीज सफरर से ये चेकलिस्ट भरवा गया था, टोटल 72 सिम्टम्स का। हर एक पेशेंट में हर एक सिम्टम कितने इंटेंसिटी में है ये हम लोगों ने टिक कर दिया था, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, माइल्ड और एब्सेंट, उसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है। कुछ कुछ सिम्टम्स है जिसका ऐसे रिस्पॉन्स स्केल अलग था, यस और नो, अगर प्रेजेंट है तो यस, अगर नहीं है तो नो। 6 सिम्टम ऐसे था, बाकी 66 सिम्टम्स है स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, माइल्ड और एब्सेंट, दिस टाइप ऑफ स्केल। तो दिस वाज द मायाजम चेकलिस्ट। तो 1800 पेशेंट्स का डेटा हमारे पास था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्निक है, के मींस क्लस्टरिंग करके एक एनालिसिस है, पाइथन सॉफ्टवेयर का नाम शायद आपने सुना होगा। तो पाइथन सॉफ्टवेयर में इस डेटा को एनालिसिस किया गया था। ये जो ब्लू डॉट्स है दीज आर सोरिक सिम्टम्स, ये जो ऑरेंज डॉट्स है दीज आर सिफिलिटिक सिम्टम्स, एंड ये जो ग्रीन डॉट्स है दीज आर साइकोटिक सिम्टम्स। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रेडिक्शन हैनीमैन के प्रेडिक्शन से कितना मिल गया, एक हो गया दोनों। कि एआई का, कंप्यूटर का जो प्रेडिक्शन है कि ये जो सिम्टम पूल है सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, अगर इसको क्लासिफाई किया जाता है तो दे कैन बी सक्सेसफुली क्लासिफाइड इनटू 3 क्लस्टर्स of soda, syphilis and psychosis. So this was what Hahnemann thought, and this is what the artificial intelligence is predicting, the same thing. This is quite striking, quite strange, but it is true that Hahnemannian thinking was correct from the perspective of artificial intelligence. Next, मैंने हमारा जो 3 प्रोजेक्ट था, एक तो हो गया माइasthmatic सिम्टम का क्लासिफिकेशन जिसमें हमने एआई का इस्तेमाल किए थे। दूसरा है ससेप्टिबिलिटी असेसमेंट टूल। जैसे मायाजम का चेकलिस्ट मैंने डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था, पहले क्वालिटेटिव रिसर्च हुआ था, उसके बाद क्वांटिटेटिव रिसर्च हुआ था, उसी तरह ये ससेप्टिबिलिटी टूल का भी वैसा ही है कि यहाँ पे देखिए कई सारे आइटम्स हैं, टोटल 22 आइटम्स है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स करके लिखा हुआ है, ऐसे 22 आइटम्स है इन टोटल। हर एक का रेफरेंस दिया हुआ है नीचे कि कहाँ पे आप इसका डिटेल कर पाएंगे और कैसे स्कोरिंग करेंगे, स्कोरिंग इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है। तो यह है फाइनल शेप। अगर देखा जाए इसमें ये जो 22 वेरिएबल्स है यहाँ पे, इसको अगर क्लासिफाई किया जाए तो इसमें
7 डोमेन्स निकलता है। और उसका अगर कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस किया जाए यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो देखिए उसमें 7 डोमेन, 1 2 3 4 5 6 7 डोमेन्स है। और जैसे देखिए इस डोमेन में, न्यूट्रिशन का जो डोमेन है, इसमें आइटम नंबर 22 21 20 और 19, मतलब 19 से लेकर 22 तक जो आइटम्स है वो न्यूट्रिशन डोमेन में जा रहा है। मैं थोड़ा बैक कर, देखिए न्यूट्रिशनल स्टेटस में हम लोग 4 आइटम रखे थे: बॉडी मास इंडेक्स, रिड्यूस्ड मसल मास, इनवॉलंटरी वेट लॉस और रिड्यूस्ड फूड इनटेक। तो दिस वाज 19 20 21 एंड 22। ऑल दिस ऑटोमेटिकली केम इनटू प्ले कि एआई का भी प्रेडिक्शन है कि ये न्यूट्रिशन एक डोमेन है जिसके अंदर ये 4 आइटम रहेगा। देखिए हम लोग पहले ऐसा प्रेडिक्ट किए थे कि न्यूट्रिशन में ऐसा 4 डोमेन है। एआई का भी प्रेडिक्शन है कि न्यूट्रिशन में ऐसा 4 डोमेन रहेगा, 4 आइटम रहेगा। इसी तरह ऐसे 7 डोमेन आइडेंटिफाई हो चुका है। ये जो टोटल टूल है, ससेप्टिबिलिटी का जो टूल है, इसमें ऐसा 7 डोमेन है, 7 डोमेन्स आर देयर that was assumed by artificial intelligence. जैसे first is nutritional status, next is occupation and cognition, third is wellness and immunity, next is magnitude of similarity, next is nature of the disease, next is predisposing factors, lastly pathological predisposition. तो सारे देखिए कोर होम्योपैथी, कोर ऑर्गेनॉन का कॉन्सेप्ट है, जो कि जैसे मान लीजिए कॉग्निशन एंड ऑक्यूपेशन, ये जो डोमेन है नंबर 2, इसके अंदर आएगा आइटम नंबर 1 2 एंड 16। आइटम नंबर 1 2 एंड 16 ये 3 आ जाएगा ऑक्यूपेशन एंड कॉग्निशन के अंदर। उसी तरह बाकी का भी इंटरप्रिटेशन ऐसा ही है। तो देखिए ये जो स्केल हम लोगों ने डेवलप किया था उसके अंदर टोटल 22 आइटम्स है। और अगर 22 आइटम्स कॉन्ग्लोमरेट कर रहा है 7 डोमेन्स के अंदर, मतलब हर एक डोमेन में कुछ कुछ करके आइटम जुड़ा हुआ है। तो दिस इज हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क्स, कि दे प्रेडिक्ट्स कि आप एक डोमेन के अंदर कितने आइटम्स होगा, कितने डोमेन है, और ये हर एक डोमेन के अंदर कितने आइटम है। ये है यूज ऑफ एआई इन होम्योपैथी, इन डेवलपमेंट ऑफ ससेप्टिबिलिटी स्केल। और इसका इंटरप्रिटेशन मैं अभी पूरा डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये पब्लिश्ड अभी तक नहीं हुआ। ये जो टूल है ना, ये जो टूल है, इसका स्कोरिंग करने के बाद इसका हम लोग एक कट ऑफ पॉइंट भी डेवलप किया है। उस कट ऑफ के अगर ऊपर गया तो दैट पेशेंट इज हैविंग हाई ससेप्टिबिलिटी, और अगर उसके नीचे रहा स्कोरिंग तो द पेशेंट इज हैविंग लो ससेप्टिबिलिटी। सो दिस वे वी कैन प्रोसीड फर्दर, सो द at least choice of potency remains standardized. Now this is another one which I was talking about, patient response assessment tool after homeopathic treatment. सॉरी। अब देखिए पेशेंट जब क्रॉनिक डिजीज सफरर है उसमें हम लोग होम्योपैथी दवाई देते हैं। दवाई देने के बाद क्या क्या आउटकम हो सकता है, इसका ये एक फ्लो डायग्राम है कि देखिए जैसे अगर ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है तो न्यू सिम्टम अपियर हो सकता है, उसका क्या क्या रीजन है। जो एग्जिस्टिंग सिम्टम है उसका इंप्रूवमेंट हो सकता है, उसका क्या क्या मतलब है ये ऑरेंज कलर का। अगर एग्जिस्टिंग सिम्टम उसका पहले से खराब हो गया, मतलब बढ़ गया है सिम्टम, उसका क्या क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है। अगर ओल्ड सिम्टम रीअपियर हो रहा है उसका क्या मतलब है। और एक हो सकता है कि कोई चेंजेस ही नहीं है ना। तो देखिए हर एक आउटकम के लिए हर एक कोडिंग यूज किया गया है। मान लीजिए अगर आप कोई पेशेंट देख रहे हो, उसको क्रॉनिक डिजीज है, आपने कोई दवाई दे दिया था, उसके बाद जब पेशेंट आएगा रिपोर्टिंग के लिए, ऐसा ऑलमोस्ट जितना भी पॉसिबल आउटकम हो सकता है हर एक आउटकम का हम लोग कोड कर चुके हैं। ए बी सी डी ऐसा करके पूरा कोडिंग किया हुआ है, ठीक है।
लेकिन देखिए एक चीज इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, एक है हीलिंग इफेक्ट, मतलब पेशेंट इज गोइंग टुवर्ड क्योर। और एज पर हेरिंग्स रूल there are four components from top down, from more to less vital, from center to periphery, and the reverse order of appearance. तो हीलिंग इफेक्ट का कोड है के, और इसका सब टाइप्स है के ए, के बी, के सी और के डी। ठीक है, इसका एक प्रिलिमिनरी वर्जन था, प्रेटॉट वर्जन 1, दैट केम इन 2014 और 15 आई थिंक। उसके 10 साल बाद इसका ये सेकेंड वर्जन है। तो आप अगर कोई भी क्रॉनिक डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं तो ये फ्लो डायग्राम आपका हेल्प करेगा कि दवाई देने के बाद क्या चेंजेस हुआ है और उसका क्या मतलब है, ये बताने में आपको, एक्सप्लेन करने में आपको आसानी होगी। ये चार्ट अगर आपके क्लिनिक के वॉल में लगा हुआ है तो दिस इज अनदर हार्डकोर होम्योपैथिक टूल based on the literature of organon as well as experience of the practitioners, क्योंकि यहाँ पे भी कई सारे एक्सपर्ट पैनल डेवलप किया गया था इसको बनाने के लिए। उन लोगों का फीडबैक और एक्सपीरियंस को लेके ही ये टूल बना है। ये जो प्रोजेक्ट था इसमें हम लोग एक स्केल यूज किए थे, इसका नाम था ग्लासगो होम्योपैथिक हॉस्पिटल आउटकम स्केल। तो देखिए इस स्केल का शायद आपको ये पता ही होगा, वेरी इजी स्कोरिंग है। ये पेशेंट अगर नो चेंज है तो उसको हम लोग 0 कहते हैं, और अगर इम्प्रूवमेंट हुआ तो उसको प्लस में स्कोर करते हैं, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, डिटोरिएशन हुआ, तो उसको माइनस में स्कोर करते हैं। क्वाइट इजी। 0 मीन्स नो चेंज, +1 इज स्लाइट इम्प्रूवमेंट, मॉडरेट इम्प्रूवमेंट, मेजर इम्प्रूवमेंट, और +4 इज क्योर। सिमिलरली -1, -2, -3, -4। तो इस स्केल को रीनेम किया गया था एज ऑरिडल, आउटकम रिलेटेड टू इम्पैक्ट ऑन डेली लिविंग। तो उसमें भी देखिए वही स्केल, उसको जस्ट रीनेम हुआ है और उसका वैलिडेशन भी कैरी आउट हुआ था। तो इसमें ये जो प्रेटॉट वर्जन 2 है, इसमें हम लोग डिसीजन ट्री एनालिसिस किए थे। दिस इज द काइंड ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक। देखिए हम लोग मंथ 1 में जो कोड यूज किए थे, कुछ कुछ देर पहले मैं बता रहा था ना कि हर एक ट्रीटमेंट आउटकम को कोडिफाई किया गया था। जैसे मैं दोबारा जा रहा हूँ, देखिए हीलिंग इफेक्ट का कोड था कि अगर कुछ पेशेंट में अगर हीलिंग इफेक्ट दिख गया तो हम लोग नोट डाउन करते हैं उसको, ट्रीटमेंट आउटकम इज के। अगर के बाद अगर और भी क्लासिफाई करना पॉसिबल हुआ कि किस टाइप का हीलिंग इफेक्ट है, तो उसको सब टाइप हम लोग मेंशन कर देते हैं, के ए, के बी, के सी, के डी, ऐसे करके। तो फर्स्ट मंथ में दिस इज एमओ1 मीन्स मंथ वन का जो आउटकम था 0, मतलब 0 और 1 दोनों में क्लासिफाई किया गया है। 0 और 1 का मतलब है 2 टाइप का रिस्पॉन्सेस हम लोगों को मिला था। 0, देखिए 0 मीन्स नो चेंज और 1 मीन्स स्लाइट इम्प्रूवमेंट, है ना। 0 मीन्स नो चेंज, 1 मीन्स स्लाइट इम्प्रूवमेंट। तो 0 585 पेशेंट्स में मिला था, 1 19 पेशेंट्स में मिला था। तो नेचुरल है, क्रॉनिक डिजीज सफरर है, 1 महीने में इंप्रूवमेंट मिलने का चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन इसको स्टेटिस्टिक्स को हम लोग दूसरे महीने में जाएंगे तो देखिए 0 रेस्पॉन्डर का नंबर कम हो गया 279, 1 रेस्पॉन्डर इंक्रीज्ड 308, दैट मीन्स इंप्रूवमेंट इंक्रीज हो गया। थर्ड मंथ में भी और सिनारी और भी इंप्रूव हो गया। तो इसी तरह दिस इज कॉल्ड डिसीजन ट्री एनालिसिस। दिस इज मंथ 1, मंथ 2 एंड दिस इज मंथ 3। उसी तरह ऑरिडल रेस्पॉन्स के हिसाब से उसको फिर से क्लासिफाई किया गया था कि 0 और 1 कितने में है और 0 और 1 कितने में है। तो दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड डिसीजन ट्री एनालिसिस। दिस इज अ काइंड ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक। कई सारे स्टडीज, ये तो हो गया कि हमारे इंस्टीट्यूशन से ये 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंक्लूडेड हो गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। तो इसके अलावा भी कई सारे, जैसे देखिए इवेल्युएशन ऑफ साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द यूटेराइन फाइब्रॉइड सिम्टम्स एंड हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वेश्चनियर, द ट्रांसलेटेड बंगाली वर्जन। तो ये क्वेश्चनियर है जिसका इंग्लिश वर्जन ऑलरेडी अवेलेबल था।
हम लोगों ने इसके स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस में इसका ट्रांसलेशन, बैक ट्रांसलेशन, फिर उसका वैलिडेशन रन किया था। तो इसमें भी एआई का यूज हुआ था। करने के बाद जैसे जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस ऑलरेडी मैं बता के आया हूँ, तो उस टाइप के एनालिसिस हुआ था। उसमें 10 डोमेन आइडेंटिफाई हो चुका था। कि इस क्वेश्चन जो बंगाली क्वेश्चनियर है उसमें 10 डोमेन है। एक और एक क्वेश्चनियर है जैसे बंगाली वर्जन ऑफ साइनोनेजल आउटकम टेस्ट SNOT 20, जो लोग साइनोसाइटिस सफरर है क्रॉनिक साइनोसाइटिस में, तो वो लोग उस ट्रायल में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें भी ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है उनमें से ये 5 डोमेन 6 डोमेन 1 2 3 4 5 6 6 डोमेन आइडेंटिफाई हो चुका है। नीचे इसका फुल फॉर्म लिखा है। और फिर देखिए कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस ये कंफर्म कर रहा है कि हाँ कि इसमें ये 6 ही डोमेन है ना। देखिए और एक एग्जांपल देखिए, सोरियासिस डिसेबिलिटी इंडेक्स क्वेश्चनियर ट्रांसलेटेड बंगाली वर्जन। इसमें भी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में देखिए 3 डोमेन आइडेंटिफाई हो चुका है। वन इज सोशल एक्टिविटीज, अनदर इज कंसर्न, थर्ड वन इज पर्सनल एक्टिविटीज। और कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस में भी ये 3 डोमेन उभर के आ रहा है। So this is how AI is used in predicting how many items are there, how many domains are there, and which items are coming under which domain. This is how AI is used in validation of a questionnaire. आप लोगों ने मोनार्क का नाम शायद सुने होंगे, नारांजो क्राइटेरिया। अगर आप जर्नल केस रिपोर्ट्स अगर पढ़ते हैं होम्योपैथी में, तो उसमें इसका यूज काफी हो रहा है अभी। तो उसमें ये 10 आइटम एक क्राइटेरिया है कॉजालिटी असेसमेंट, कि आपका ट्रीटमेंट वेदर द इम्प्रूवमेंट सीन इन द ट्रीटमेंट पेशेंट इज लिंक टू योर ट्रीटमेंट और नॉट। दैट मीन मेडिसिन के वजह से ही इम्प्रूवमेंट हो रहा है या कुछ और कारण है। ये समझने के लिए हम लोगों को ये नारांजी एल्गोरिदम को फिलअप करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने इसको लेके भी एक एआई का यूज करके इसका एक एनालिसिस किए थे। तो उस नारांजो जो 10 आइटम वाला क्राइटेरिया है, तो उनमें से 4 डोमेन उभर के आया है। तो जैसे फर्स्ट डोमेन है, ये जो डोमेन 1 है, ये है रेमेडी रिएक्शन होलिस्टिक। डोमेन 2 है रेमेडी रिएक्शन स्पेसिफिक। डोमेन 3 है कॉजालिटी। और डोमेन 4 है टेम्पोररी एडवर्स इफेक्ट एज फाउंड इन होम्योपैथिक एग्रीवेशन। तो दिस इज अनदर यूज ऑफ एआई इन यूजिंग causality assessment in homeopathy. Now another one, psychometric evaluation of Bengali version of irritable bowel syndrome quality of life questionnaire. इसमें भी देखिए एक प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के बाद 6 डोमेन आइडेंटिफाई हो चुका है, और 5 डोमेन, और वो कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस भी वो कंफर्म कर रहा है। Another use of AI. Again, another one, Bengali questionnaire validation among geriatric population visiting homeopathic hospital. तो हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट में शायद 3 या 4 क्वेश्चनियर को एआई के यूज करके उसको वैलिडेट किए थे। Factor structure means that confirmatory factor analysis model of the Bengali version of the Fagerström test for nicotine dependence. एक पेशेंट का निकोटीन के ऊपर कितना डिपेंडेंस है ये असेस करने का एक क्वेश्चनियर है। तो उसमें देखिए उसी तरह पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के बाद 2 डोमेन आइडेंटिफाई हो चुका है जो कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस में कंफर्म हो रहा है। दिस इज इन हिंदी, एनोरेक्टल सिम्टम सिवियरिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वेश्चनियर। चाहे वो पेशेंट पाइल्स का सफरर हो, चाहे क्रॉनिक एनल फिशर का सफरर हो, तो उन पेशेंट में हम लोग ये क्वेश्चनियर यूज कर सकते हैं टू चेक द डिजीज सिवियरिटी। एंड आफ्टर ट्रीटमेंट यू कैन अगेन यूज द क्वेश्चनियर हाउ फॉर द योर मेडिसिन इज एक्टिंग और नॉट। तो उसमें भी देखिए 5 कंपोनेंट आइडेंटिफाई हुआ है, और हर एक कंपोनेंट के अंदर, हर एक डोमेन के अंदर कौन कौन सा आइटम्स जा रहा है ये भी आइडेंटिफाई हो चुका है।
ये स्टेट होम्योपैथिक कॉलेज लखनऊ में ये प्रोजेक्ट रन किया गया था। तो ये हिंदी वर्जन है, जो पाइल्स सफरर है उनमें। तो इसको जो क्रॉनिक एनल फिशर का सफरर है उनमें भी ये वैलिडेट करना पड़ेगा हमें, और हिंदी, इंग्लिश, बंगाली सारे वर्जन को वैलिडेट करना पड़ेगा। इसी तरह सेम प्रोसेस, यूज ऑफ एआई। So these are some AI researches that are ongoing in our institution right now. One is homeopathic prognostic scoring system. एक scoring system हम लोग develop करेंगे from the perspective of homeopathy. What are the homeopathic factors like susceptibility, miasm, diathesis, temperament? Those are affecting the outcomes of a disease. कि रिमाटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट अगर मेलानकोलिक टेम्परामेंट का है तो उसमें ट्रीटमेंट का आउटकम का पॉसिबिलिटीज क्या है। इसी तरह डिफरेंट कुछ हम लोग ऐसे स्कोरिंग सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं। रेपर्टरी एंड एक्सपर्ट टूल फॉर सिलेक्टिंग द सिमिलीमा। रेपर्टरेशन तो हमने कर लिए, फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन तक कैसे पहुंचेंगे? व्हाट आर द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स टू डिसाइड द फाइनल सिलेक्शन? दिस टूल विल हेल्प experts. Another is checklist for accessory circumstances in homeopathy. Very important accessory circumstance from organon point of view. So what are the accessory circumstances? And we are right now developing and validating the checklist as well. How to diagnose temperaments in homeopathy? What are the 4 temperaments? So, and how to diagnose it and in a standardized way. This project is ongoing. Another is diathesis diagnostic tool. What are the diathesis? Suppose rheumatic diathesis, tubercular diathesis. How to diagnose? What are the points to be considered? So these tools are being developed. Objective symptom checklist of miasms. Miasm का जो objective, that means those are the signs of miasm. Those needs to be shortlisted and validated. So all these projects are going on in our institution right now with the use of artificial intelligence. This is another example that is not in our institution, rather Homeopathy Research Institute. During the COVID times, there was a clinical case register where from they derived that by means of K-means clustering, another artificial intelligence technique, and they found that Gelsemium was the genus epidemicus. In comparison with, they were working better than Brania or arsenic or other medicines. So Gelsemium, they suggested Gelsemium as the prophylactic remedy for COVID-19 instead of arsenic. This is our research team in our college, and a number of them are PGTs, and also the faculties are there definitely. So the last and final conclusion and take home message is the tools provide a preliminary foundation for its use in homeopathy practice. We have developed the tool, we have validated the tool. Yes, obviously the sample size, you may say, is quite large. Still, these need to be validated in other population as well. Further validation of the tools needed for broader clinical applications. That means different clinical जो scenarios, clinical entities होते हैं, rheumatological, dermatological, respiratory, cardiovascular, हर एक क्लिनिकल कंडीशन में इस टूल का, जो टूल हमने अभी तक, इसका वैलिडेशन होना चाहिए। और हम लोग ऑलरेडी समझ पा रहे हैं कि unresolved mysteries of homeopathy, that means susceptibility. See, these are absolutely subjective until now. Susceptibility, miasm, temperament, all these are mysterious concepts, and everyone has their own concept regarding this. So all these can be addressed by the use of artificial intelligence as well as mixed method research. Thank you. Thanks for this platform. Sahani sir has always been kind to me to offer me this kind of platform. Thank you, sir. Please. Thank you, Dr. Subranil. आपका हमेशा प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होता है। मैंने अभी हाल में आपका बड़ौदा में भी इंटरेक्शंस देखा, और काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेट भी करते हैं। कॉलेज में भी आप बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं। एक चीज़ जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सो कॉमन प्रैक्टिशनर्स के लिए
जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए कुछ क्या रोल प्ले कर सकता है? बिल्कुल सर, मैं ऑलरेडी दिखा दिया था। हाँ जी। दोबारा दिखा रहा हूँ। जी जी जी। यस, मान लीजिए ये माजम का जो चेकलिस्ट है, दिस इज गोइंग टू बी पब्लिश्ड एंड हैंडेड ओवर टू द, दिस विल बी अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। हम लोग पेपर पब्लिश कर देंगे। कोई भी प्रैक्टिशनर इस चेकलिस्ट को लेके, आपको याद रखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा कि कौन सा सूर्या है, कौन सा सिफिलिस है, कौन सा साइकोसिस है। आपको सिंपल ये चेकलिस्ट यूज करके पेशेंट का माइस्मेटिक प्रीडोमिनेंस आप निकाल पाएंगे। अब आप उसके बाद आपका प्रेस्क्रिप्शन का बेस ठीक कर लीजिए कि आप एंटीसोडिक देने वाले हैं, एंटीसिफिलिटिक, एंटीसाइकोटिक और व्हाट एवर मेडिसिन यू आर प्रिस्क्राइबिंग, दैट्स अप टू यू। ये चेकलिस्ट एक प्रैक्टिशनर को हेल्प कर देगा टू डिटरमाइन द माइस्मेटिक प्रीडोमिनेंस इन अ पेशेंट। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा है ये वाला ससेप्टिबिलिटी असेसमेंट टूल। कोई भी अपने प्रैक्टिस में ये स्केल लेके बैठ जाएगा, पेशेंट आएगा, उससे ये फॉर्म भरा लेगा, इसका कैलकुलेशन कर लेगा, तो समझ में आ जाएगा पेशेंट बिलोंग्स टू व्हिच डोमेन, हाई ससेप्टिबिलिटी और लो ससेप्टिबिलिटी। देन यू कैन प्रिस्क्राइब, चूज योर पोटेंसीज अकॉर्डिंगली, हाई पोटेंसी और लो पोटेंसी। नेक्स्ट, ये जो एक फ्लो डायग्राम है सिंपली, इसमें क्रॉनिक डिजीज में पेशेंट जो भी क्रॉनिक डिजीज लेके आएगा, आप क्रॉनिक मेडिसिन देंगे, उसके बाद whatever may be the outcomes and why that outcome has happened, everything can be resolved with this chart. Everything is there, whatever be the possibilities. So all these three tools are aimed at standardizing homeopathy practice, nothing else. It will help the practitioner. They need not to remember all the things, just a snapshot of all the probable things, and it is based on literature review as well as expert consensus. Those who are renowned practitioners, they have given their inputs to arrive at a consensus, and they have agreed that okay, this is the outcome and this is the result. So these are going to help the practitioners in a lot of ways, in a number of ways. तो बहुत अच्छा हो जाएगा। माजम का लेकर के काफी लोगों को कॉन्सेप्ट गलत अलग अलग होता है, तो इसको आने से हमको लगता है कि सब में एक यूनिफॉर्मिटी होने लगेगा। लेकिन एक चीज और सवाल उठता है, जैसे हम लोगों का एक ही सिम्टम्स है, उसको हम लोग जैसे मान लो कि कहते हैं कि किसी पेशेंट में सुसाइडल डिस्पोजिशन है, तो इसमें हम लोगों ने मार्क कर दिया कि ये सिफिलिटिक सिम्टम्स है। तो हम लेकिन जब आप देखते हैं तो ये आपको ऑर्गेनन ऑफ ये सॉरी मेडिसिन में ये सिम्टम्स से जो है सो आपको एक साइकोटिक सिम्टम्स में भी देखने को, साइकोटिक मेडिसिन में भी देखने को मिलता है, सोरिक मेडिसिन में भी देखने को मिलता है। यानी कि सुसाइडल के 3 लेवल हो गए, सुसाइडल डिस्पोजिशन के 3 लेवल हो गए, सोरिक लेवल, सिफिलिटिक लेवल और साइकोटिक लेवल। तो ये तीनों लेवल को कैसे हम लोग जज करेंगे? फिलहाल ऐसे कई सारे सिम्टम्स है कि जिसमें ऐसा ओवरलैपिंग है, एक सिम्टम को तीनों मायाजम में डाला गया था। ऐसा कई सारे एग्जांपल्स है। आपने एक एग्जांपल बताया सुसाइडल टेंडेंसी, मैं एग्जांपल के लिए बताया। जी जी। ऑब्स्टिनेट, इसको भी हम लोग इसको साइकोसिस में मानते हैं, लेकिन सिफिलिस में भी ऑब्स्टिनेसी है। फिक्स्ड आइडियाज, सोडा में भी फिक्स्ड आइडियाज है। तो ऐसे कई सारे ओवरलैपिंग है। until now this is our future project। ये जो ओवरलैपिंग सिम्टम्स है, इसको क्लासिफाई करना, इसको भी किया जा सकता है थ्रू यूज ऑफ एआई। हम लोग वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम लोग इसको टारगेट कर लेंगे। थैंक यू सर फॉर दिस आइडिया। मैं एक बड़ा अच्छा इसमें लोगों को जब मैं रिपोर्टरी पढ़ाता हूँ, डॉक्टर धीरेन्द्र जी स्पेलिंग बहुत ध्यान मत दीजिए, गलती है स्पेलिंग का, मैं देख रहा हूँ, और उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। टाइपिंग मिस्टेक हाथ से हो जाता है हम लोगों को, और हर एक का है, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, हमसे भी मिस्टेक होता है, इसको मानना। लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक को हम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस प्लेटफॉर्म पर नहीं देंगे अभी। हाँ ठीक है, आपने मार्क इसको ये किया, तो इसके लिए धन्यवाद आपको। लेकिन हमें जो डेविएट कर गए, मैं थोड़ा सा
जो कहना चाह रहा था कि जैसे मैं पढ़ाता हूँ रिपोर्टरी, तो मैं ये बोलता हूँ कि इसको जैसे अभी जो मैंने एग्जाम्पल यूज किया सुसाइडल डिस्पोजिशन, तो सुसाइडल डिस्पोजिशन अगर थॉट लेवल पर है, केवल उसका वो दिमाग में आता है कि ऐसा करना है, तो हमें उसे सोरिक सुसाइडल स्टेट कहते हैं। फिर उसका प्लानिंग करता है ना, प्लानिंग करता है, मुझे ऐसे करना चाहिए, ऐसे करके करना है, ऐसे करना है, तो इसको हम लोग कहते हैं साइकोटिक लेवल पर ले लेते हैं। और फिर इसका होता है अल्टीमेट, इसका अप्लाइड एस्पेक्ट में जाता है नहीं, वो करने के लिए अपना पूरी तैयारी कर लेता है और उसमें आता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सिम्प्लिटिक। तो अगर इस तरह से मैं सिर्फ एक हिंट्स दे रहा हूँ, गाइडलाइंस, हो सकता है कि ये टेक्निक्स जो हर एक सिम्टम, जैसे ऑब्स्टिनेसी है तो ऑब्स्टिनेसी का भी इसी तरह से होगा। हर एक सिम्टम्स का एक लेवल जो है, सो किस लेवल पर तक हम इसको सोरिक कहेंगे। एक ही सिम्टम्स को 3 लेवल में बांटेंगे, सोरिक लेवल, साइकोटिक लेवल और सिम्प्लिटिक लेवल। तो ये मुझे लगता है कि शायद आपको इसमें इस तरह से टूल्स को डेवलप करने में काफी मदद मिलेगा। थैंक यू सर, मैं ये दिमाग में रखूंगा, ये नया मेरी सोच बात है। को तो आप समझ रहे होंगे इसमें, है ना। और इसी तरह से ससेप्टिबिलिटी में भी मैं देख रहा हूँ कि ससेप्टिबिलिटी में भी इस तरह से अगर हम लोग कुछ ये डेवलप करें तो कुछ इस तरह का आ जाएगा। और ऐसे ये तो मैं देख रहा हूँ, अभी मैं भी इस पर थोड़ा सा मुझे तो बहुत ज़्यादा इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं डेली इस पर कुछ पढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। और इस लेवल पर जैसा आप कर रहे हैं वैसा तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें मुझे इंटरेस्ट इसलिए है कि मैं भी रिपोर्टरी डिपार्टमेंट से हैं और आप भी रिपोर्टरी डिपार्टमेंट में हैं। तो रिपोर्टरी एप्लीकेशंस में हम लोग जब जो भी रिपोर्टोरियन होते हैं, सबका दिमाग जो है सो कंप्यूटराइज हो ही जाता है, कंप्यूटर की ओर झुक जाता है। और कंप्यूटर और इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल, तो इसमें इंटरेस्ट हो जाना स्वाभाविक हो जाता है। तो ऐसे मैं समझता हूँ, लेकिन सबसे जो यूनिक कंट्रीब्यूशन इस इंटेलिजेंस का होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि हम अपने पूरे होम्योपैथिक कम्युनिटी को एक यूनिफाइड डिसीजन पे हम लोग आ सकते हैं, है ना। जो आपने अभी बताया, यूनिफाइड डिसीजन होना चाहिए। अगर हमने कह दिया कि यह पेशेंट सोरिक है तो सोरिक सबको ही बोले, सब लोग उसको एग्री करें, और ये एग्री करने के लिए एक अच्छा टूल्स हो जाएगा, जिससे कि लोगों को प्रिस्क्रिप्शंस वेरिएशंस नहीं होगा। और हमको लगता है कि ये हम लोगों के क्लिनिकल, एक बात ये भी है, प्रिस्क्रिप्शन शायद थोड़ा बहुत अलग हो भी सकता है, लेकिन असेसमेंट वेरी नहीं करना चाहिए। आपको अगर लग रहा है सोरिक, तो मुझे भी लगना चाहिए कि ये सोरिक पेशेंट सोरिक है जी। मुझे सिफिलिस लग गया, मैं कि और प्रिस्क्रिप्शन कर दिया, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दैट इज द पर्पस कि हम लोग थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर पाए इसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुब्रमण्यम जी आपका हमेशा इसमें लगे रहते हैं, और मैं आज से नहीं, आपको कई एक साल से देख रहे हैं कि आप पिछले बार भी हम लोगों को काफी नॉलेज दिया। अलग अलग पिछला साल हम लोगों ने 4 सेशन आपके लिए थे, चारों सेशन में आपने बहुत ही हम लोग को गाइडलाइन। तो मेरा भी जो इसमें आप लोग को बार बार आपसे हमें रिक्वेस्ट जो करने का उद्देश्य यही होता है कि हम अपने प्रैक्टिशनर्स को इस ओर मोटिवेट करें कि वो लोग भी इसको इंटरेस्टेड हों और इसको अपने क्लिनिकल एप्लीकेशंस में करें। क्योंकि हम होम्योपैथी को अगर बचाना चाहते हैं, इसको सेफ रखना चाहते हैं, तो सभी होम्योपैथ एक जैसा बोले, है ना। लगता है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग कोई पेशेंट को देख लिए और कह रहे हैं कि ये एक आदमी, एक डॉक्टर बोल रहा है कि ये बेलाडोना है, एक डॉक्टर बोल रहा है कि ये एक लाइकोपोडियम है, कोई कुछ बोल रहा है, सब अपने अपने ढंग से। और व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए तो एक सिम्टम डालिए और आपको 10 तरह की दवाई आ जाएंगे, है ना। सबका जो अपना अपना है, लेकिन अलग अलग नजरिया। ये हमको लगता है कि ये टूल्स होने के बाद में सबके दिमाग जो है सोचने का एक होने लगेगा, जिससे कि अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन से हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि होम्योपैथिक डॉक्टर सब कोई अलग अलग प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन एलोपैथी में अगर जाओगे तो अगर सिर दर्द देना है तो सब कोई एस्प्रिन ही देगा, उसका एक अपना बना हुआ है
फिक्स है या उसी के ग्रुप का एक दवाई को सिलेक्ट करें। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का नहीं हो पाता है, और इसका हमको लगता है कि फ्यूचर नीड बहुत ज्यादा है इसका। और किन्हीं को कोई सवाल है? मैं तो देख रहा हूँ कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे। सर मैं हाँ बोलिए। सर मैं एक चीज आप हाँ हम्म। फर्स्ट चेक लिस्ट को अगेन थोड़ा सा आप कुछ अगर कुछ अलग से एग्जांपल देके डिस्क्राइब करें तो फर्स्ट चेक लिस्ट को कुछ एग्जांपल्स के साथ। इसको फर्स्ट चेक लिस्ट को जैसा कि सर ने बताया सुसाइडल टेंडेंसी पे माजमा को दीपमाला जी माजमा से रिलेटेड कोई कर रहे हैं, कुछ और एग्जाम्पल चाह रहे हैं। हाँ, मान लीजिए आपने पेशेंट का केस टेकिंग तो कर लिया, उसके बाद हम लोग एक पॉइंट पे माइजम का असेसमेंट करते हैं कि विच माइजम इज प्रीडोमिनेंट। तो मान लीजिए आफ्टर थोरो केस टेकिंग आपको एज अ फिजिशियन आपका क्या असेसमेंट है कि पेशेंट का फर्स्ट सिम्टम इज, देखिए, एंग्शियस। तो इसका पेशेंट में क्या स्ट्रांगली प्रेजेंट है या मॉडरेटली प्रेजेंट है, माइल्डली प्रेजेंट है या एब्सेंट है? अब कहेंगे इसका क्या मतलब है? स्ट्रांग का क्या मतलब है? देखिए नीचे लिखा हुआ है, इंटेंसिटी दैट कुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय विल एंड स्पॉन्टेनियसली मेंशन। मॉडरेट का क्या मतलब है वो भी लिखा हुआ है, माइल्ड का मतलब लिखा हुआ है एब्सेंट। तो ये फिजिशियन असिस्ट है, और पूरा केस टेकिंग करने के बाद एज पर फिजिशियन असेसमेंट ये हर एक पेशेंट के लिए आप लोग हर एक सिम्टम को टिक मार्क कर देंगे, दैट्स इट। और उसके बाद एक उसके टोटल स्कोर कैलकुलेट कर लेंगे, बस यही यूज है। हाँ, बहुत अच्छा है। दीपमाला जी थोड़ा सा इस पे इंटरेस्ट लीजिए आप भी, मैं देखता हूँ कि आप भी बहुत इंटरेस्टेड रहती हैं, तो थोड़ा सा हम लोग लार्ज ये स्केल डेटा अभी तो मैं कलेक्शन में पूछ रही जाएंगे। हूँ कि हाँ जी जी। हाँ तो जब लार्ज स्केल डेटा कलेक्शन में जाएंगे, मतलब दूसरे स्टेट के भी प्रैक्टिशनर का कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा हम लोगों को, तो शायद मैं तब ये प्लेटफॉर्म दोबारा यूज करूँ, आपको को इनविटेशन भेजूं, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सब इसमें थोड़ा हमेशा आपके साथ में पार्टिसिपेट हैं। कीजिए डेटा कलेक्शन में। जब हमारे वरना साथ हम लोगों ने अभी देखिए अभी ये जो माजम का चेकलिस्ट है, इनमें हम लोग 1800 पेशेंट को इंटरव्यू किए थे, 1800। तो ये अगर 18,000 होगा तो इस चेकलिस्ट का वैलिडिटी और भी बड़ा होगा और भी अच्छा होगा, बिल्कुल क्योंकि एआई डील्स विद बिग डेटा। तो जितना डेटा हमारे पास होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है। सुब्रल जी, हम लोग थैंक फिर यू आपसे सर। मिलेंगे, और इस आज आने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत थैंक बहुत यू सर। धन्यवाद। और सेशन हम लोगों का समय समाप्त हो गया है, हम लोग आगे के सेशन में मूव करते हैं। कोई चाहूंगी कि सर आप फिर से इस प्लेटफॉर्म पर आकर इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी दे ताकि सब लोग अपडेट हो और इस चीज को हर कोई फॉलो करे, सारे प्रैक्टिशनर। ठीक है, थैंक यू सुब्रल जी। थैंक यू। आज का इंग्लिश सेशन के होस्ट कौन है? कैन यू रेज हैंड सर? डॉक्टर मनोज, यू आर द show me your video sir. नाउ द सेशन, हिंदी सेशन समाप्त होता है, हम लोग इंग्लिश सेशन की ओर मूव करते हैं। कौन है इंग्लिश सेशन के? so that I can change the host. I'm not able to. आप अनम्यूटेड हैं? Myself is Dr. I was not able to unmute, sir. Yeah. Now I have done. Thank you, sir. Thank you, sir. Now, Dr. Manoj, you are the host now. Okay. Yes. Thank you, sir. Yes. Your host, speaker has joined now. I think another person has raised the hand. Who is the speaker today? It's Dr. Aditi Lakshman. Dr. Aditi, yeah, she is also